एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रीति बुरा और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी का पार्ट सेकेंड। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ यू कैन वॉच इट थ्रू द यूट्यूब। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या इफ़ देर इज़ एनी कॉन्सेप्ट और अगर कोई ऐसा डेफिनेशन है, कोई प्रॉपर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो यू कैन शेयर थ्रू कमेंट्स, और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और जिस भी ये जो बेसिकली जो सेशंस हो रहे हैं दे आर जस्ट फॉर कि दोनों लैंग्वेज में, ताकि हिंदी वालों को भी कंफर्टेबल रहे और इंग्लिश वालों को भी, इसलिए उस तरीके से इसको समझाया जा रहा है ताकि एक साथ दोनों बच्चे जो हैं उनको फ़ायदा हो जाए। अभी हम चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पार्ट सेकंड की ओर। और अगर उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इसको, ताकि सबको फ़ायदा हो। बिकॉज इट इज़ अ फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय IAS मैराथन। ओके, अभी हम चलते हैं डेफिनेशन। जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, दैट इज़ इकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोटोन, और एज इफेक्ट क्या था, नीश क्या था अभी, और लास्ट में हमने छोड़ा था इकोसिस्टम पे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अब आज हम उसके बारे में प्रॉपर पूरा पढ़ेंगे और उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम हैज़ बीन आस्क्ड बाय UPSC। अगर इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा चुका है तो इसका मतलब इस पे फोकस करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता होगा इन्वायरमेंट में बेसिकली दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर वो लिविंग है तो दिस इज बायोटिक कंपोनेंट, अगर वो लिविंग नहीं है तो दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने NCERT में पढ़ा होगा एबायोटिक और बायोटिक होते क्या हैं। ओके, और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है, और अगर हम साथ साथ में फिजिकल कंडीशंस को भी मिला दे तो हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर जगह की क्लाइमेट भी ले ली, वहाँ के टेरेस्ट्रियल जो कंडीशंस हैं वो भी ले ली, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ले लिए, वहाँ पे सब कुछ ले लिया, तो वो एक प्रॉपर क्या बन जाएगा, आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। ओके, मतलब जहाँ भी आपको इंटरेक्शन हो रहा है आपका इन्वायरमेंट के साथ, आपको फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो आपका बेसिकली जो भी आपका पूरा लाइफ सिस्टम है पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर क्लाइमेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, और इस इकोसिस्टम के दो एस्पेक्ट हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है कि किस किस रूप में है ये हमारे पास, मतलब कि क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। ओके, और फंक्शन का क्या मतलब है कि कैसे फंक्शन करता है, क्या है इसके अंदर। ओके, तो दो एस्पेक्ट है इसके। पहला एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है कि किस किस कंपोनेंट ने इसको बनाया है मिलके, तो वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाया है इकोसिस्टम का। तो पहला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है आपके पास, इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट है आपके पास कुछ, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर हो गया। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट हैं जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में आते हैं, किसके, इकोसिस्टम के। मतलब इकोसिस्टम को मिलके बना कौन रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। ठीक है, मतलब जो लिंक होते हैं एबायोटिक टू बायोटिक एस्पेक्ट में, जो लिंक होते हैं वो वैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो गए। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक रेजिम्स भी हो गए हमारे पास, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी कहाँ है उसकी। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं आपके, प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे लोग जैसे उन पे डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, दे आर प्लांट्स। एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, जैसे मैक्रो कंज्यूमर्स जैसे आपके जो लार्ज एनिमल्स होते हैं मैक्रो लेवल पे जो कंज्यूम करते हैं। एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर जो कि जैसे स्मॉल लेवल पे आपको कंज्यूम करते हैं, किसको, इकोसिस्टम से, किसको, अपने फूड या शेल्टर या जो भी आपका लिविंग सिस्टम है, अगर उसको कंज्यूम करेंगे स्मॉलर लेवल पे तो उसको बोलेंगे सैप्रोट्रोप्स या एब्जॉर्बर्स। और उसको अगर वो कोई लार्ज एनिमल है या कोई लार्ज लेवल पे या फिर कोई मैक्रो लेवल पे उसको कंज्यूम कर रहा है फूड या शेल्टर या उसके लिविंग सिस्टम को, तो दिस इज कॉल्ड फैगोट्रॉप्स। अगर फैगोट्रॉप की बात है तो मतलब लार्ज एनिमल या फिर ऐसा कोई जो लार्ज या फिर कोई मैक्रो लेवल पे कंज्यूम कर, सॉरी जो मैक्रो लेवल पे कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, अपने लिविंग कंडीशंस, अपने लाइफ को, अपने लाइफ सस्टेनेंस के लिए शेल्टर, फूड या और कहाँ से करोगे, अपने आसपास वाले रहने वाले इकोसिस्टम से। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट पे जंप करेंगे हम फंक्शनल एस्पेक्ट, मतलब इस इकोसिस्टम को चला कौन रहा है।
अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, एनर्जी नहीं होगी तो चलेंगे कैसे, मतलब ये मशीन तो बना दी मैंने, एक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी तो बता दी मैंने, ये हर्ट है, ये दो उसके हाथ होंगे, दो पैर होंगे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। बट उन हाथ पैरों को, उन हर्ट को चलाएगा कौन, उसके अंदर क्या है ऐसा, दैट इज फंक्शनल एस्पेक्ट, क्या है इसके, एनर्जी साइकिल्स हैं अपने पास डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट इज फूड चेन्स है, ओके, और इंटरलिंक लिंकेज है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, हमारे पास डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, और लास्ट इज इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन नहीं होगा तब भी हमारे पास डिफरेंट स्टेज पे हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को चला रही हैं। और स्ट्रक्चर क्या था मैंने उसका आपको बताया है अभी, लास्ट जो अपनी लास्ट पीपीटी भी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट इज इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेटिक रिजाइम्स और प्रोड्यूसर्स, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर, इनसे मिलके बना है अपना इकोसिस्टम। और इसको चला कौन रहा है, एनर्जी साइकिल, फूड चेन्स, जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल होगी। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। तो प्लीज इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम, या फिर इकोसिस्टम को चला कौन रहा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और राइट और रॉन्ग आपको बताना होगा। ओके, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज बताना। नेक्स्ट इज, अब हमने इनके बारे में पढ़ा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, तो ये क्या है, इनकी इनकी भी अगर हम नीचे और भी बेसिक में जाने की कोशिश करें तो दे आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर जैसे मैंने आपको बताया है कि, और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है, इन द सम वे डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स हैं मैंने आपको बताया, जैसे प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स हम लोग हैं, और डिकम्पोजर्स जो डेड और डीके पे आपका मतलब क्या करते हैं वो लोग, उसके ऊपर निर्भर होते हैं, ओके, डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। तो आई थिंक मेरे को इसको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हायर ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल अगर लेवल पे जाओगे आप फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पे कार्निवोरस एनिमल्स मिलेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, और एक होते हैं, एक हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, वो उससे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। और फिर उससे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो आते हैं। उससे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे आपके ग्रास होपर जो ग्रास खाएगा, उससे नीचे वाले जो आपके प्लांट्स आएंगे, ग्रासलैंड्स आएंगे। तो मतलब ये क्या है, प्रोड्यूसर्स से आप कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं, कार्निवोरस तक पहुंच रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, एक बेसिकली आपने देखो नीचे से स्टार्ट किया, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, तो मतलब आपका क्या बन गया, कहीं ना कुछ तो आपका लिंक है। तो ये इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को क्या बोलते हैं, आपका ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कि इस ट्रॉपिक लेवल पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन इतना कंज्यूम कर रही है। ओके, तो ये आपकी हो गई प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बेसिकली कहीं भी डेड और डिकेड पे कहीं भी हो सकते हैं, कोई सी भी ट्रॉपिक लेवल पे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हायर लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, क्योंकि प्लांट्स के डीके भी हो सकते हैं, एनिमल के मीट और फ्लैश पे भी हो सकते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हैं। ओके, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा अब तक। और प्लीज़ इसको जो मैंने आपको दिया है उसको, ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, इस पर भी अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ मिले तो नोट कर लेना। अभी हम नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजर्स या डेट्री वॉरस भी बोलते हैं इसको। ये होते क्या है, ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्मॉल एनिमल्स जैसे क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंगी होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हमेशा जो ब्रेक डाउन करेगा किसको, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उसको फिर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। ओके, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि हाँ, डिकम्पोजर्स वो होते हैं। और ये इसका जो ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये बड़ा ही वाइटल है नेचर में, अगर ये नहीं होगा ना तो नेचर सड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो नेचर या डेड मैटर को जो खा नहीं पाएंगे, या तो ऐसा जो ये जो क्या होंगे, इन्फेक्शन फैलेंगे, एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहेगा। तो मतलब डिकम्पोजर्स क्या है, एक बहुत ही कड़ी वाइटल फंक्शन प्ले करते हैं, या फिर एक मजबूत कड़ी है इकोसिस्टम की। ओके, ताकि इकोसिस्टम अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी फ्लो। जिस तरीके से मैंने बात करी आपसे कि भाई एनर्जी फ्लो कैसे होता है, अभी डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स की बात करी थी हमने कि हमारे पास वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, एनर्जी साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं
ओके, तो अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करेगा, क्योंकि हर जगह आपको वाटर साइकिल ठीक नहीं चलेगी तो पानी की समस्या हो जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल ठीक नहीं होगी तो आपको पता है कि नाइट्रोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। एनर्जी साइकिल ठीक से काम नहीं करेगी, तो ऐसा हो भी रहा है, इन साइकिल्स में इम्बेलेंस आता है तो इकोसिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है। ओके, मतलब कि सारे इकोसिस्टम कंट्रोल करती हैं ये साइकिल। समझ में आ गया आपको? ओके, तो अभी आगे चलते हैं। जो एनर्जी साइकिल है वो क्या करती है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको अगर आपको रिसाइकिल नहीं करोगे तो आप अगले आने वाली जनरेशन को क्या दोगे? ओके, तो आपकी मतलब क्या हो गया, ये इकोसिस्टम के लिए एनर्जी फ्लो क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने की जगह होगी। अभी इसमें देखो, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये जो आपकी है इनको डिफरेंट अलग तरीके से करेंगे हम डायग्राम के साथ, अभी पॉसिबल नहीं है, इनको हम अलग से करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट इस पे जंप कर रही हूँ मैं, इनको इनको प्लीज नोट कर लेना कि इनको आगे करेंगे हम। ओके, अभी है जैसे फूड चेन की बात करी थी, फूड वेब की बात करी थी, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करी थी मैंने आपसे। वो क्या था कि हम क्या करते हैं, जब एक फूड आपकी जो चेन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, आप मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, लेकिन जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जंप करते हैं, या एक फॉर एग्जांपल ग्रास होपर ग्रास को खाता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, उस ग्रास होपर को अगर कोई खा रहा है तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो ये इसी एनर्जी ट्रांसफर किससे किससे हो रही है बेसिकली, पहले तो सबको सबको किससे मिल रही है एनर्जी, सन से। सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स के सबके लिए क्या है, सन। फिर सबसे पहले क्या, कौन उसको कंज्यूम करेगा, प्लांट्स करेंगे, फिर प्लांट्स को कौन खाएगा। ओके, अगर हम इनसे 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 मतलब 3 लेवल पे हमने मैंने आपको बताया, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो लार्ज, मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में भी अगर आपको बताया था, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अगर एक ट्रांसफर होगा एनर्जी लेवल का एक लेवल से दूसरे लेवल तक, तो क्या होगा, एनर्जी खराब होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी डिसिपेट होगी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्यों होगी, कैसे होगी, सारा बताया था, जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ देख ले। तो ये था आपका फूड चेन। और फूड वेब क्या होती है बेसिकली, कि बहुत सारी चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, एक चेन तो है चल नहीं रही दुनिया में, एक टाइगर और एक ग्रास होपर तो है नहीं, बहुत सारे हैं और अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्शन है इतने सबका, इनको बोलते हैं फूड वेब। ओके, और जो मैंने आपको पिरामिड बताया है प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल तक, वो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे मैक्सिमम होती है और ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, क्योंकि एनर्जी बीच में ट्रांसफर करते टाइम डिसिपेट होती है। ओके, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। और जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती जाएगी। आपको ने देखा होगा, अगर टॉप लेवल पे कार्निवोरस है, मतलब टाइगर कम है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, तो ये आपको पता होगा कि कंज्यूमर लेवल तक, या फिर जहाँ ऊपर ऊपर तक जाते टाइम, जो ट्रॉपिक लेवल है आपका, जो ऊपर तक जाते टाइम वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उसकी रीच कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। अब हम, जो आपका बेसिक है वो हो चुका है, अब इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो आपका है टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। बेसिकली जो ऊपर से मतलब जो बोरिंग था वो आपका खत्म हो चुका है, बस साइकिल्स रह गई हैं आपकी। ठीक है, अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, और जो आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा। ओके, तो आपको 2 टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते होंगे अपने आसपास। एक तो आपकी टेरेस्ट्रियल, इसको बोलते हैं टेरेटरी, इसको बोलते हैं एरिया, इसको बोलते हैं ज़मीन। जो ज़मीन वाले होते हैं वो इकोसिस्टम अलग है, और एक आपको समुद्र में देखने को मिलते होंगे, दैट इज एक्वेटिक, जिसको बोलते हैं पानी जिसको बोलते हैं। तो आप 2 टाइप के इकोसिस्टम देखते हैं, 2 टाइप की लाइफ देखते हैं आप, एक तो ज़मीन पे रहने वाली और एक पानी में रहने वाली। ओके, तो जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जो पानी में रहने वाले हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक। और ज़मीन पे रहने वालों के आपके जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट हो गए, ग्रास लैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन हो गए, आइलैंड्स हो गए, ये आपके पास क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज पॉन्ड, लेक, आपका सी, मरीन, जितना भी आपका जो रिवर, ये आपके सारे क्या होगी, इक्वाटिक इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इनको, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। बेसिकली ये है क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आएंगे अगर अगर हम, तो ये आपकी अर्थ है। ओके, आपको पता होगा एक इक्वेटर है हमारे पास, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। समझ गए आप?
तो जो ट्रॉपिक अपना इक्वेटर है, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सनलाइट या मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है सनलाइट की, इस पे सनलाइट थ्रू आउट द ईयर रहती है और ऐसी रहती है कि इंसोलेशन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इक्वेटर, क्योंकि सन की और अर्थ की पोजीशन ऐसी है कि जो सन है वो मैक्सिमम में रहता है इक्वेटर पे। ओके, तो वो मैक्सिमम रहेगा तो वहाँ पे जो आसपास समुद्र का एरिया है या पानी का एरिया है उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा, तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया, मतलब रेन फॉरेस्ट आपके, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गए, ब्राजीलियन हो गए, तो ये आपके क्या है, रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट इसीलिए बने आपके क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही, बारिश क्यों ज़्यादा हो रही, क्योंकि सन रह रहा है, सन क्यों रह रहा है वहाँ पे, क्योंकि इसकी पोजिशन ही ऐसी है इक्वेटर की, अर्थ और सन की रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपके हो गए, सबसे पहले हो गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिक के अंदर अंदर आपके यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट। हम अगर थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएंगे या कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट तो मिलेंगे लेकिन उससे कम इंटेंसिटी में हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलेंगे, जो एक जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या देखोगे, बारिश देखोगे, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होती है, इसीलिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे, कहाँ पे, जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनको बोलते हैं, सीजनल रेन फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट में इसलिए होगा आपका। नेक्स्ट इज अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो हमको वहाँ पे क्या मिलेंगे, टेम्परेट। ओके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ऊपर थोड़ा सा इसका एरिया ले तो यहाँ पे हमको जो मौसम मिलेगा या फिर जो वेजिटेशन मिलेगा वो टेम्परेट टाइप का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सन की इंसोलेशन थोड़ी इतनी कम थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती, बारिश प्रॉपर नहीं होती पूरे साल, तो वहाँ पे वेजिटेशन अलग होगा। उसको क्या बोलोगे आप, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट या सेवेना भी बोलोगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आपको सबको पता होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप वेस्ट की तरफ निकलोगे तो आपको वेस्ट की तरफ क्या दिखेंगे, डेजर्ट दिखेंगे। अगर आप बीच में कहीं पे देखोगे तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिखेंगे। अगर आप बिल्कुल ईस्टर्न साइड देखोगे तो आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे जो उनको बोलते हैं सेवेना। ओके, तो प्लीज इसको नोट कर लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड अगर आपको कोई एरिया दिखाई दे रहा है, ओके, ईस्टर्न साइड अगर आपको एरिया दिखाई दे रहा है तो उसको बोलोगे आप सेवेना। सेवेना क्या है, बेसिकली ग्रासलैंड्स और कुछ नहीं है। कहाँ पे ग्रासलैंड्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न की तरफ अगर कोई ग्रासलैंड आपको नाम दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेवेना। उससे ऊपर जाओगे, आर्कटिक सर्कल के आसपास जाओगे और उससे भी ऊपर जाओगे तो आपको बिल्कुल परमानेंट परमाफ्रोस्ट वाली कंडीशन मिलेगी। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो अल्पाइन टुंड्रा, बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ओके, मैंने आपके यहाँ पे नोटिस कर दिया, ये नोट कर दिया, तो आप भी नोट कर लो। नेक्स्ट अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सीजनल रेन फॉरेस्ट तो आपके रहेंगी ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर, थोड़ा 15 डिग्री तक रहते हैं ये जीरो है तो यहाँ पे 15 डिग्री तक यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेवेना मिलेगा। प्रेरीज बेसिकली इनको बोलते हैं, यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको बोलेंगे प्रेरीज। और डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो थोड़ा थोड़ा डेजर्ट मिलेगा, सेमी डेजर्ट टाइप आपको मिलेगा। क्योंकि ये आप मेरे को बताओगे कि क्यों, क्योंकि ये आपका आज का क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पे हमको डेजर्ट मिलता है, प्रॉपर डेजर्ट मिलता है। लेकिन हम अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे हमको सेमी डेजर्ट मिलता है। वो क्यों मिलता है ये आप मेरे को बताओगे। ओके, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है कि आपको ढूंढना है कि यहाँ तो हमको प्रॉपर डेजर्ट मिल रहा है बट यहाँ हमको सेमी डेजर्ट वाली कंडीशन क्यों मिल रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको डायग्राम में दिखाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का नाम है जैसे टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये आपके हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टाइगा क्या होते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट की बात करें जो कोल्ड क्लाइमेट में फॉरेस्ट होते हैं आपके नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, उनको बोलते हैं टाइगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर कोई है वर्ल्ड का तो वो है टाइगास। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर उसका नाम बताओ तो वो क्या है, टाइगा। और वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है। ओके, और कैसे फॉरेस्ट है, कोल्ड क्लाइमेट फॉरेस्ट है, तो इनको नोट कर लो। लार्जेस्ट टाइगा इकोसिस्टम कहाँ पे है, कनाडा और रशिया में हमको मिलते हैं। और उसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बोरियल फॉरेस्ट उसको कहाँ बोलेंगे, कनाडा में। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि बोरियल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं। और होते क्या है, टाइगा ही होते हैं बेसिकली, लेकिन कनाडा में उसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। और इनको सब आर्कटिक क्लाइमेट भी बोला जाता है, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड विंटर होती है और माइल्ड समर होती है। मतलब
समर ठीक हो गई, लेकिन जो विंटर होगी वो एक्सट्रीम कोल्ड होगी, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। और प्राइमरली यहाँ पे कोनिफेरस ट्राई, जैसे पाइन के, जो कि आपने देखा होगा हिमालयस में भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कम रहता है और ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा आपका, पाइन के पेड़ आपको मिलेंगे, डेजिशियस ट्रीज थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, स्प्रूस मिलेगा आपको, ओके। और कुछ बियर्स वगैरह जैसे ओमनीवोर जो होते हैं, मूज होते हैं, बिजॉन होते हैं, ये आपको वहाँ पे हर्बीवोरस देखने को मिल सकते हैं टाइगर्स में, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, यूपीएससी पूछ सकती है टाइगर्स की विशेषताएं। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेट रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, या फिर ऊपर जो आपका पोलर है उसके बीच का जो एरिया है उसको टेम्परेट बोलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में सीजनल वेरिएशन होता है क्लाइमेट का, क्लाइमेट चेंज होगा, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि आप समर भी देखोगे, विंटर भी देखोगे, वहाँ पे स्प्रिंग भी देखोगे, ऑटम भी देखोगे, सारे तरह के वो देखोगे। और एनुअल रेनफॉल है 750 टू 2000 mm होती है। सॉइल बड़ी रिच होगी क्योंकि इसमें सारे चारों टाइप के क्लाइमेट आपको दिख जाते हैं, या मॉइस्चर आपको मिलता है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप या ऐसे ईस्टर्न एशिया की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो हमको ऐसे ये जो आपके हैं टेम्परेट जो डेजिशियस फॉरेस्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं। और ओक या मेपल्स का जो ट्री है वो डेजिशियस ट्रीज में आता है। कॉनिफेरस भी ट्रीज आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं मिल सकते हैं। और बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे, सब होगा यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम होता है यहाँ का, क्योंकि काफ़ी अच्छा हर तरह का इनको वो मिल जाता है ना, मौसम मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, रेन भी हो रही है, जगह भी अच्छी है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको सेल्वा भी बोलते हैं, प्लीज़ इसको नोट कर लो। सेल्वा बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूरी जो साल, पूरे साल में सन की अगर रेज रहेंगी तो इवेपोरेशन होगा पूरे साल, वहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पे बहुत सारा जंगल बनेंगे, उन जंगल को बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनको बोलते हैं सेल्वा। प्लीज़ इसको नोट कर लो। हाँ, ये आपको नोट करने की जगह है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सेल्वा पूछ सकते हैं और आप भूल जाओगे सेल्वा। तो ये ब्राज़ील का है एरिया, जैसे सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का एरिया है, बड़ा वार्म और मगी है, और ह्यूमिड भी बहुत है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है क्योंकि बारिश ज़्यादा है, ओके। प्लीज़ इसको नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, ओके। और यहाँ पे अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, अपने पास बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं टुंड्रा की तरफ। एक टुंड्रा है आर्कटिक सर्कल में, नॉर्थ अगर हम जाएंगे, नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल में अगर हमको कोई इकोसिस्टम दिखेगा उसको टुंड्रा बोलते हैं। बड़ा ही शॉर्ट वेजिटेशन होता है यहाँ पे, कोई ट्रीज नहीं होते। सॉइल बेसिकली परमाफोर फ्रॉस्ट कंडीशन में, मतलब पूरे साल फ्रॉस्ट रहते, मतलब फ्रॉस्ट रहता है यहाँ पे। कुछ एक मतलब पोलर बियर्स या ऑक्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ग्रासलैंड्स मैंने आपको बताया है कि 20% ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ग्रासलैंड्स। और ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन में होते हैं आपकी, प्लीज इसको नोट कर लो। टेम्परेट रीजन को सेमेना बोलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन वाले को प्रेरीज बोलते हैं। अगर ट्रॉपिकल रीजन में है आपकी ग्रासलैंड, उसको क्या बोलेंगे, प्रेरीज। और अगर आपकी टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड है तो उसको क्या बोलेंगे, सेवेना। प्लीज इसको नोट कर लो। नेक्स्ट डेजर्ट, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पानी कम होगा, हाई विंड वेलोसिटी होगी, जहाँ पे कम बारिश होगी ऐसे एरिया को, और एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा ऐसे एरिया को बोलते हैं डेजर्ट। ग्लोबली वन जो 7th पार्ट है अर्थ सरफेस का वो डेजर्ट से कवर्ड है, प्लीज़ इसको नोट कर लो। और वैसे वेस्टर्न साइड ही होते हैं डेजर्ट। अगर किसी हम हेमिस्फीयर की बात करें या कोई भी अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, तो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न साइड है हमेशा, हमें ये जोग्राफिकली आपको बता रही हूँ, जोग्राफी का क्वेश्चन है, ईस्टर्न साइड आपकी अच्छा खासा वेजिटेशन या ग्रासलैंड मिलेगा आपको, अच्छा खासा फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं। और जो वेस्टर्न साइड होगी वो हमेशा डेजर्ट होगी, हर किसी कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हो ये। और ग्रासलैंड्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में, जो जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है कि ग्रासलैंड को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। एशिया में स्टेपीज बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है। लानोज, सिराडोज और पेम्पस बोला जाता है साउथ अमेरिका में, सेवेना बोला जाता है या वेल्स बोला जाता है अफ्रीका में, ओके। और रेंजलैंड्स बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। प्लीज़ इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से क्या क्या कौन से देश में बोला जाता है, मैच दी कॉलम, ऐसा क्वेश्चन आए हैं, तो इनको नोट कर लो। अब हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, हर तरह के पढ़ लिए कि क्या क्या है इनमें और कैसा कैसा होता है। अब इनको थ्रेड्स क्या है, थ्रेट्स कैसे हो सकता है इकोसिस्टम को, क्योंकि इकोसिस्टम हमारा अकेले का तो है नहीं, वहाँ पे सब वो सबका है। तो अगर उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगी या फ्रेगमेंट होंगे वो लोग, तो इसका इसका मतलब वहाँ का इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या थ्रेट हो जाएगा वहाँ पे कोई ना कोई। अगर कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तब भी इकोसिस्टम को फर्क पड़ेगा,
पोल्यूशन फर्क पड़ता है, क्योंकि पोल्यूशन से फिर एयर का इक्वालिटी खराब होगी, एक ये डिफरेंट साइकिल को फिर करेगा,